पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेनियांग की FC-31 की परचेज़ के हवाले से मज़ीद पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स देखने को सामने आए हैं और तकरीबन 18 या 19 दिसंबर को शेनियांग के ऑफिशियल वेबो अकाउंट, जो कि एक तरह का ऑफिशियल चाइनीज़ ट्विटर है, उसमें शेनियांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी पर्सनल्स की जानिब से FC-31 के सेशंस में शिरकत की गई है या पार्टिसिपेट किया गया है। बगैर इस डिस्कशन में जाते हुए कि क्या पाकिस्तान FC-31 ख़रीद रहा है या J-31 या J-35, ये डेवलपमेंट बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इससे पहले ऑल्दो रूमर्स और कंडीशंस जो हैं इसी चीज़ को फेवर कर रही थी, लेकिन इस पर कभी भी ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आ रहा था। ये शायद एक कंफर्मेशन है, और वो भी ऑफिशियल लेवल पे शेनियांग की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से इसमें किसी हद तक इंटरेस्ट को शो किया गया है। एक और पहलू जो कि इस न्यूज़ का हो सकता है, जो कि मैं सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी तक स्पेसिफाई नहीं हो सकी है कि किस किस्म के सेशन जो हैं SAC यानी शेनियांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से कंडक्ट किए जा रहे थे। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट की डेवलपमेंट के हवाले से यानी प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से किसी किस्म की डेवलपमेंट के लिए इन सेशंस का रुख किया हो। हाउएवर, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम हिस्टोरिकली ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स के हवाले से ज़्यादा जोर जो है वो कैक यानी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब ही रहा है। सो रियलिस्टिकली प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से शेनियांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से किसी किस्म की टेक्निकल इनपुट जो है वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से पहले लेना प्लॉजिबल नहीं लगता। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है या इस किस्म की वाज़ेह डेवलपमेंट पहली बार देखने को सामने आ रही है, और बजाय हमारी जानिब से रूमर्स को स्पेकुलेट करने या FC-31 की डेवलपमेंट को बयान करने की बजाय एक वाज़ेह न्यूज़ इस हवाले से निकल के सामने आई है। उसके बाद टर्किश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। इनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि 3 नई टेस्ट फैसिलिटीज़ को तैयार किया गया है टर्की की नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए और एज एन ओवरऑल इनकी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। टर्किश एरोस्पेस ने ये चीज़ सामने रखी है कि नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या TITFX की तैयारी के लिए 3 नए सेंटर्स, जिसमें लाइटनिंग टेस्ट सेंटर, EMI, EMC और RK मेजरमेंट सेंटर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह के मैसिव प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार एक सिमुलेशन को परफॉर्म किया गया हो, इस सब्जेक्ट का रियल टाइम एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना और स्पेशली इस स्केल के प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जा सकती। इसमें जो दूसरा पहलू जहन में रखने वाली चीज़ है वो ये कि एम्बार्गो के बाद अब टर्की अपने फाइटर जेट की तैयारी में अकेला ही है, और ऐसा मुमकिन है कि दीगर ममालिक अपनी टेस्ट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल भी टर्की को ना करने दें। वर्स्ट केस में अगर बाइडन के आने के बाद भी ये सैंक्शंस नहीं लिफ्ट होती तो इनकी तैयारी में टर्की का हाथ मज़ीद अहम हो जाएगा। 3 टेस्ट सेंटर्स की तैयारी की गई है, जैसा मैंने बताया है। लाइटनिंग टेस्ट जो है वो एनिमी की बजाय नेचुरल लाइट इंटरफेरेंस को डील करने के लिए है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स जैसे फिनोमेनन जो कि कुदरती अमल हैं, उनको टैकल करने के लिए एक स्फेरिकल आर्टिफिशियल बॉल की तैयारी की जाएगी, जो कि जिस तरह रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं ये स्फेयर टर्किश आर्क यानी खुलाफत उस्मानिया के ट्रेडमार्क इमारतों की तर्ज पर बनाया जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटर EMI, EMC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी या इंटरफेरेंस, जिसके ज़रिए नाम की मुनासबत से पावर मसाइल को दूर किया जाएगा। फ्लाइट के दौरान बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी मौजूद हैं, तो उनसे डील करने के लिए भी एक बहुत अहम सेंटर जो है इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। उसके बाद आखिरी टेस्ट सेंटर जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की थ्योरी का एक बहुत अहम कंपोनेंट भी है, वो है RKA यानी लो रेडार क्रॉस सेक्शन। डिफेंस टर्क के मुताबिक बहुत सी स्टडीज़ पे काम किया जा रहा है ताकि इस TFX का A स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और इसमें दीगर रेडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे एस्पेक्ट्स को भी ऐड किया जा सके। RK मेजरमेंट फैसिलिटी अलाउ करेगी कि जिन मेथड्स को स्टडी की बेस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्या वो वाकई डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या आउटपुट्स दे सकेंगे कि नहीं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन इज़ कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं ज़रूरी तौर पे सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए नहीं बनाई जा रही, ये एक पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगी, जिसमें आने वाले डिफेंस प्रोडक्ट्स जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तैयारी जो कि टर्किश एरोस्पेस की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, RKA मेजरमेंट जो कि क्रूज़ मिसाइल, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इन सब में इस्तेमाल होगी। तो ये फैसिलिटीज़ एक कम्प्लीटली जेनेरिक सेटअप है जो कि आने वाले बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट्स की तैयारी में इन्हें बेपनाह फ़ायदा देने वाला है।
आखिर में इसको ऐसे समअप किया गया है कि सिर्फ इन फैसिलिटीज़ को टर्किश TFX की नज़र से देखना जो है वो तंग नज़री होगी। ये फैसिलिटीज़ टर्की की मौजूदा फैसिलिटी से कई गुना एडवांस्ड होंगी, जिनके ज़रिए टर्की का डिफेंस और एविएशन सेक्टर पहले से कई गुना बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर एम्बिशंस को चाइना के ऑफिशियल स्टेट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ग्लोबल टाइम्स ने वाज़ेह किया है और इसी चंद अरसे के दौरान चाइना ने USA के एग्रेशन को टैकल करने के लिए अपने एक्शंस सामने रखना शुरू कर दिए हैं, जिनमें एक सबसे रीसेंट इवेंट जहां चाइना ने जो है ताइवान या चाइनीज़ ताइपे के वाटर्स में सेल किया है। इस एक्शन के बाद जिसमें USA ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस एरिया में डिप्लॉय किया था, उसी के ज़ेर नज़र ये जवाब जो है दिया गया है। तो इन दी एंड जो है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जंग है और चाइना के एम्बिशंस इसमें किसी तरह भी कम नहीं हैं। चाइना के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरे की तैयारी इस मौके पे की जा रही है और एक्सपेक्टेड 4th एयरक्राफ्ट कैरियर को 2020 से 2030 के अराउंड बनाया जाएगा, जो कि चाइनीज़ प्रपोज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। ओवरऑल 2035 तक तकरीबन 6 एयरक्राफ्ट जो हैं चाइना के पास एक्सपेक्टेडली मौजूद होने वाले हैं, जिनमें न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स भी मौजूद होंगे। हाउएवर इन डेवलपिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जंप है। टाइप 001 लियाओनिंग जो है एसेंशियली सोवियत यूनियन का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि यूक्रेन से बाद में परचेज़ किया गया था। फिर उसके बाद टाइप 002 जो कि इसी एयरक्राफ्ट लियाओनिंग का एक बेहतर वर्जन है, लेकिन एसेंशियली ये उसी फॉर्मेट पे बनाया गया है जो कि लियाओनिंग को देख के उन्होंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं। टाइप 003 इसके मुकाबले पे एक बहुत बेहतर, बड़ा और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ऐड की जाएंगी जो कि ट्रेडिशनली चाइना ने अटेन नहीं की हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में जो है कैटापल्ट लॉन्च असिस्ट यानी कैटोबार जैसे कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद होंगी, जो कि स्की जंप से लॉन्च असिस्टेड होंगे। फिर उसके बाद चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जैसे मैंने बताया कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में अहमियत का हामिल इस वजह से होगा चूँकि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, लेकिन ये एक प्रॉपर 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर भी होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लॉन्च कैपेबिलिटीज़, इंक्रीज्ड पावर जो कि इस लिमिट को रीच कर सकेंगी कि ये पावर रेलगन यानी कि बहुत ही हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स को रिलीज़ कर सकें, और इवन लेज़र वेपन्स जिनकी जनरल लेवल पे अभी टेस्टिंग की जा रही है वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। थर्स अभी के लिहाज से एक मुकम्मल एयरक्राफ्ट की तैयारी जो है कर दी जाएगी। इसके हल पे भी काम शुरू हो गया है, पॉसिबली 2021 में ही इसके हवाले से कुछ विजुअल्स भी सामने आ सकेंगे। फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर भी बज़ाहिर मोल्टन सॉल्ट कॉन्सेप्ट यानी मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के हवाले से काम किया जा रहा है। ऑल इन ऑल चाइना अभी इस मुकाम पे ना मौजूद हो, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज, बजट वाइज और रेपुटेशन वाइज चाइना के पास वो तमाम एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि 2035 तक चाइना दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी बनने की सलाहियत रखता है। लाइक, वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।